Hey guys, welcome back to my YouTube चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपका जो ये वाला टॉपिक है ट्रेड पॉलिसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लेके आऊँगी। तो हियर आई एम। तो without wasting any more time, let's start with this topic which is trade policy and import substitution। ये आपके सेकंड चैप्टर का ही टॉपिक है। ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, ये आपके नेट और कॉलेज लेक्चरर दोनों के अंदर है, इसीलिए मैं इसको अलग से फोकस्ड करके आपको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए आपको। सो लेट्स स्टार्ट। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया adopted was closely related to the trade policy. In the first seven plans, trade was characterized as what commonly called an inward-looking trade strategy। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे फर्स्ट सेवन प्लान्स थे ना, तो ट्रेड को उस समय कैरेक्टराइज किया जाता था कॉमनली विद एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है। दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि इम्पोर्ट की जगह हम एक्सपोर्ट करें, हम ऐसा कुछ करें कि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, हमें खुद डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है। इस टॉपिक को या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, instead of importing vehicles made in the foreign country, industries would be encouraged to produce them in India itself. In this policy, the government protected the domestic industries from foreign competition. Protection from imports took two forms: tariffs and quotas. Tariffs are a tax on, एक सेकेंड, टैरिफ्स क्या होते हैं हमारे पास, टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है। अब इसको किस तरीके से हम हटाएंगे कि हम लोग सब्सटीट्यूशंस के लिए, मतलब किस तरीके से सब्सटीट्यूट करेंगे, हम करेंगे या तो टैरिफ से या कोटा से। टैरिफ क्या होता है, जब हम टैक्स लगा देते हैं ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव और डिस्करेज करते हैं देयर यूज। अगर वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो उनकी प्राइस भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ जाएगी, लोग क्यों परचेज करेंगे। On the other hand, quotas specify the quantity of goods which can be imported। कोटा क्या होते हैं कि क्वांटिटी बताते हैं which can be imported। अगर ये दोनों लग जाएंगे तो it will restrict the imports and therefore protect the domestic firms from foreign competition। I hope ये चीज़ आपको क्लियर होगी। import substitution, उसके बाद आपके पास है टैरिफ एंड कोटास। अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे इसकी ब्रीफ, ये आपका होमवर्क, आई एम गिविंग यू द होमवर्क टू, मुझे बताओ आप कि टैरिफ, कोटाज एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से आप लोग क्या समझते हो इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि ये सब चीज़ें क्या होती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे है आपका, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वॉज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट इन अ पोजिशन टू compete against the goods produced by more developed countries। अब इसके पीछे मेन नोशन क्या है, what was the main goal of import substitution? It was to protect the domestic market, है ना, to protect the domestic market from the developed countries market, उसमें इसीलिए। ठीक है। तो अब है, आर प्लानर्स feared the possibility of foreign exchange being spent on imported luxury goods if no restrictions were placed on it। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास आया। अब है आपके पास, आगे हम आते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ। The achievement of India's industrial sector during the first seven plans are impressive indeed. The proportion of GDP contributed, अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन था was increased, है ना, from the period 13% to 24.6%। The rise in the industrial sales of GDP इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अभी इससे हमें पता लग जाता है, अब ये चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हमारी आएगी, अब हमें आगे देखनी है चीज़ें। देखो ये आपके पास अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, क्या एग्रीकल्चर के अंदर आफ्टर 5 ईयर प्लान्स 59 था। ये क्या चीज़ है, एक सेकेंड,
फॉलोइंग सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, इससे कंट्रीब्यूशन के बारे में पता लग रहा है किस तरीके से प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन होता था, वो कम हो गया। पहले इंडस्ट्री से कम होता था, वो ज़्यादा हो गया। सर्विस सेक्टर से कम होता था, वो भी ज़्यादा हो गया हमारे पास। अब आगे आते हैं हम लोग। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है, बस इनमें बता रखा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन अनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, जो कि ब्रिटिश टाइम में बंद कर दी गई थी। याद है आप लोग को? मैंने आपको जो फर्स्ट टॉपिक आपको करवाया था इसका, उसमें हमने यही पढ़ा था आपके पास कि इंडिजीनियस जो इंडस्ट्रीज थी या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म हो गई थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। अब और देख लेते हैं हमारे पास इसमें क्या चीज़ें हैं। हम्म, एक मिनट देखो। द नीड टू obtain a license to start an industry were misused by industrial houses. A big industrialist would get a license not for starting a new firm but to prevent competitors from starting a new firm. अब देखो, हर चीज़ का जैसे कि मैंने बोला लूप होल्स निकाल ही लेते हैं, तो इस चीज़ का भी गलत फायदा उठाए जाने लगा। नए कॉम्पिटिटर्स को डिस्करेज कर दिया गया, है ना। किस तरीके से डिस्करेज कर दिया गया उनको, मतलब आने ही नहीं दिया जाता कंपटीशन के अंदर, क्योंकि भाई बिग जो वो फार्म्स होते थे वो लोग तो वही इस चीज़ को कर सकते हैं। Permit licensage prevented certain firms from becoming more efficient. More time was spent by industrialists in trying to obtain a license or lobby with the concerned ministers rather than on thinking about how to improve their प्रोडक्ट। अब ये इन सब चीज़ों के अंदर वो चीज़ बताई गई है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर, बस इतना ही था आपके पास। तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं इस चीज़ का? हाँ, कंक्लूजन ये होता है, द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 plans was impressive indeed. Our industries become far more diversified compared to the situation at independence. India became self-sufficient in food production thanks to the Green Revolution. Land reforms resulted in abolition of the hated zamindari system. Industrial sector, many economies become dissatisfied with the performance of many public sector enterprises. Excessive government regulation prevented growth of enterprises in the name of self-reliance. Indian producers were protected against foreign competition, did not give them to incentive। मतलब ये सारे के सारे आपकी चीज़ें थी, ठीक है। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई होगी कि किस तरीके से हम इंडियन इकोनॉमी वॉज, मतलब आप इनका डिफरेंशिएट निकाल सकते हो कि व्हाट वाज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड व्हाट वाज आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड बट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री सिस्टर्स, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके होमवर्क्स हैं। अगर आप इनके बारे में मुझे बताएंगे, लिख के बताएंगे कि आप क्या समझते हैं, इसमें कोई आलस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट द मार्क्स, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल्स के अंदर आंसर लिखें। जो भी आपको इनमें से पसंद है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर से बड़ा चाहे बड़ा चूज़ कर सकते हैं, छोटा चाहे छोटा चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप आंसर लिखेंगे वो मैं डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए यही है आपके लिए। और अब मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी थर्ड, विच इज़ जो भी आपका थर्ड चैप्टर होगा वो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डोंट forget to subscribe my channel, which is Commerce Tutorpedia. Thank you guys.